गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर, जिसका विषय है बलबन, हम बलबन के विषय में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत, जिसकी साम्राज्यवादी नीति में बलबन का एक प्रमुख स्थान है। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के विषय में इतिहासकार लिखते हैं कि दास वंश के इस सुल्तान के प्रारंभिक जीवन के विषय में तो अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। उसका जन्म तुर्किस्तान में इलबारी जाति में हुआ था। किशोरावस्था में यह मंगोलों के हाथ पड़ गया और उन्होंने एक दास के रूप में इसे रखा और दास के रूप में ही बगदाद के ख्वाजा थे जमालुद्दीन बसरी, उनको बेच दिया। 1232 ईस्वी में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली का शासक था, उसने बलबन को खरीद लिया। बलबन की योग्यता और उसकी स्वामी भक्ति से इल्तुतमिश प्रसन्न हुआ और इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार, व्यक्तिगत जासूस नियुक्त किया और कुछ समय के बाद उसे अपने चालीसा गुट में सम्मिलित कर लिया। रजिया के शासनकाल में भी उसे अमीर शिकार नियुक्त किया गया था। रजिया को पद से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उसमें बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और हाँसी की जागीर देकर उसको पुरस्कृत किया था। 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उसने शाही सेना का शानदार संचालन किया था और मंगोल बिना लड़े ही वहां से चले गए थे। ये बलबन की प्रारंभिक जानकारी है। बलबन को जब दिल्ली सल्तनत का कार्यभार मिला, उसका शासक बना, दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तो उसके सामने बहुत समस्याएं थीं, क्योंकि शासक बनना तो आसान हो गया था, लेकिन उस शासन चलाना एक कठिन समस्या थी। ये इतिहासकार ये मानते हैं कि बलबन जब शासक बना था तो उसका विरोध किसी ने नहीं किया था, लेकिन सुल्तान बने रहना और उसको सुचारू रूप से चलाना, सभी वर्गों के लिए काम करना, सभी वर्ग प्रसन्न रहें उससे, ये काम कठिन था। क्यों? क्योंकि पूरे देश में विद्रोह फैला हुआ था, विद्रोह का वातावरण बना हुआ था
और दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी गिर चुकी थी। तो उस प्रतिष्ठा को भी बनाना था, प्रतिष्ठा को बनाए रखना था। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 20 वर्षों तक शासन सत्ता उसी के पास रही, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस पर सुल्तान का अंकुश और तुर्की सरदारों का भय था, विरोध का भय था। यही कारण ऐसे थे जो वो सही से कार्य नहीं कर पाया, अपनी इच्छा पूर्ण कार्य नहीं कर पाया। उसके सामने जो प्रमुख समस्याएं थीं वो ये थीं, नंबर 1, सल्तनत का आर्थिक ढांचा बहुत ही कमजोर था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में बार बार होने वाले विद्रोहों, सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी। राजकोष खाली था, ऊपर से वार्षिक जो सैनिक व्यय था वो भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर प्रांतीय जो हाकिम थे उन्होंने अपनी इच्छा से ही राजस्व भेजना बंद कर दिया था। इल्तुतमिश के कई उत्तराधिकारियों ने भोग विलास पर काफी धन व्यय कर दिया था। ये ऐसे कारण थे कि आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि राजकीय कोष खाली हो गया था, शाही दरबार में धन तथा घोड़ों का अभाव हो गया था। तो ये स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थी, दयनीय थी। दूसरा कारण, बलवन की दूसरी समस्या यह थी कि 40 गुट की शक्ति जो थी उसका अंत करना था, क्योंकि यह गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में सुल्तान को बनाने और बिगाड़ने में इस दल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बलवन भी स्वयं इस दल का सदस्य और नेता रह चुका था, तो दल की शक्ति और महत्वाकांक्षा से वह पूर्णतया परिचित था। इसलिए नायब के पद पर रहते हुए उसने दल के अनेक सदस्यों का तो सफाया कर दिया था, कुछ अपनी ही मौत मारे गए थे, लेकिन जो कुछ बच गए थे वो किसी भी समय सिंहासन पर अधिकार जमाने का षड्यंत्र रच सकते थे। इसलिए 40 गुट का सफाया करना अत्यंत आवश्यक था। तीसरी समस्या, नंबर 3, मेवात और दोआब के जो राजपूत भूमिपति थे वो लूटमार करते थे। उस लूटमार को रोकने की बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया था। इतिहासकार डॉक्टर पांडे ये लिखते हैं कि बलवन ने इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए
कि लूटमार रुके और इनकी शक्ति कम हो। क्यों? क्योंकि दिन दहाड़े राजधानी में घुसकर लूटमार कर जाते थे, स्त्रियों के आभूषण वस्त्र भी उतरवा लेते थे। तो ये सल्तनत के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी, इसको संभालना बहुत ही आवश्यक था। नंबर 4, चौथी समस्या क्या थी? राजपुताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की समस्या थी। सल्तनत की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना अति आवश्यक हो गया था। पांचवी समस्या यह थी कि मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिम और उत्तर की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी उसको सुरक्षित करना था। दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय जो अधिकारी थे उन्होंने मंगोलों से साठगांठ करके समस्या को और ज़्यादा जटिल बना दिया था। इसलिए इस समस्या का समाधान भी करना अति आवश्यक था। छठी समस्या नंबर 6, ये बहुत ही एक अहम महत्वपूर्ण समस्या थी। क्या? कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना। क्योंकि इल्तुतमिश के निर्बल जो उत्तराधिकारी हुए उनके शासनकाल में तुर्की अमीरों ने सुल्तान के अधिकांश अधिकार हटा दिए थे और सुल्तान को नाम मात्र का ही सुल्तान बना दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ कि सामान्य जनता के दिल में भी सुल्तान का भय और आतंक जाता रहा और जो सल्तनत ताज के प्रति जो भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और उससे पूरा प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया, लड़खड़ा गया। इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्लाह मानते हैं कि इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की मर्यादा कायम करने की केवल रूपरेखा ही तैयार की थी। उसको पुनर्जीवित करने और उसकी स्थिति को पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य सुल्तान बलबन को करना था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करके शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति का वातावरण बनाना भी आवश्यक था। इन समस्याओं के निपटने के लिए, इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए जो मूल नीति साम्राज्यवादी नीति थी उसने उसको त्याग किया और जो प्रेजेंट में जो मौजूदा साम्राज्य है उसी को सुसंगठित करने का उसने प्रयास किया। बलबन ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ नीतियां बनाई जो इस प्रकार हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत। हाँ जी सर। बर्नी ने लिखा है कि बलबन के सिंहासन पर बैठने के पहले जो सुल्तान हुए वो पूर्णतया अयोग्य और निर्बल थे। फलस्वरूप उनके समय में सुल्तान के पद का जो भय और आतंक होना चाहिए था, जो राज्य में और सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक थे,